मैं आशुतोष कुमार एनएम कॉलेज बढ़ैया इतिहास विभाग आप सभी को आज प्रिय छात्रों पार्ट थर्ड ऑनर्स का के वर्ग में फ्रांस की राजक्रांति का जो सीरीज है जिसमें हमने आपको पहले पुरातन व्यवस्था में क्रांति के बीज या फ्रांसीसी क्रांति के बीज छिपे हुए थे उस चैप्टर को बतलाया था, जिसमें जो 18वीं सदी और उसके उत्तरार्ध से जो व्यवस्था चली आ रही थी 14वें लुई से लेके 16वें लुई तक, जहाँ क्रांति 1789 में हुई, उस पुरातन व्यवस्था की जो स्थितियां थी पुरानी व्यवस्थाओं की, उसका संपूर्ण विश्लेषण हमने किया था। आज हम एक और इम्पोर्टेंट उस सीरीज का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं, फ्रांस की राजक्रांति के कारण। ये प्रश्न आता है कि फ्रांस की राजक्रांति के क्या कारण थे। हम अभी आपको इसी संदर्भ में बतलाने जा रहे हैं। आप देखिए कि यही प्रश्न आता है 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वस्तुतः समाज में जो भी उथल पुथल होता है, राज्य या राष्ट्र में जो भी घटनाएं घटती हैं, चाहे वह आंदोलन हो, क्रांति हो, युद्ध हो या किसी तरह की घटनाओं का कारण होता है। कारण सामाजिक होता है, धार्मिक होता है, राजनीतिक होता है, आर्थिक होता है, तत्कालिक होता है, वो कारण होता है। फ्रांस की क्रांति भी हमने बतलाया था कि कई घटनाओं के घात प्रतिघात का परिणाम रही और इससे यह भी अछूते नहीं रही। लेकिन जब आप देखेंगे कि राजक्रांति के कारणों में, तो इसको हमने दो भागों में विभक्त किया है। क्रांति का जो कारण है, एक कारण है मूल कारण और दूसरा तत्कालिक कारण। जो रूट काउज है और इमीडिएट काउज है। अब किसी भी फ्रांस की राजक्रांति को हमने के कारण को हमने दो भागों में विभक्त किया है, आपकी सुविधा के लिए, आपके समझने के लिए। और दूसरा तत्कालिक कारण, जिससे 1789 में ही क्रांति हो गई। यह कारण था, हो सकता है कि उसके पहले या उसके बाद होती, लेकिन कुछ ऐसे तत्कालिक कारण आए और जिसकी चर्चा हम इस सीरीज में करेंगे। लेकिन क्रांति के मूल कारण में एक कारण तो पुरातन व्यवस्था में उसके बीज छुपे हुए थे, लेकिन ये अंकुरित हुआ और उसका कारण क्या था, इसको सामान्य अर्थों में हम राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण के परिप्रेक्ष्य में, धार्मिक कारण के परिप्रेक्ष्य में, उसके कंसेप्चुअल बेसिस पर हम आपको बतलाने जा रहे हैं। तो मूल कारण को आप लोग बहुत, फ्रांस की क्रांति का जो मूल कारण था, इसका भी हम बंटवारा कर रहे हैं। बंटवारा इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग समझें कि मूल कारण में क्या क्या अवयव थे, एलिमेंट्स थे उसके। तो मूल कारण में सबसे पहला कारण था राजनीतिक निरंकुशता, पॉलिटिकल डिस्पोटिज्म, इसको और पॉलिटिकल डिस्पोटिज्म, डिस्पोटिक इसको कर दीजिए और DIS ऐसे
ऐसे डिस्पॉट डिस्पोटिज्म, ये डिस्पोटिक कैरेक्टर था, ये राजनीतिक निरंकुश था। राजनीतिक निरंकुशता मूल कारणों में पहला कारण रही, क्योंकि फ्रांस के जो 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था, वह वहां पर जो राजा फ्रांस के थे वो स्वेच्छाचारी भी थे और निरंकुश भी थे। ये दो वर्ड हम कह रहे हैं कि निरंकुश और स्वेच्छाचारी भी थे। अब 14वें लुई के समय से ये खेल चला 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, और जो वो आप कहिए कि स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता की पराकाष्ठा 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस के राजतंत्र में दिखने लगी। निरंकुशता का नंगा नाच फ्रांसीसी राजनीतिक रंगमंच पर स्पष्ट दिखाई देने लगा। जब 15वां लुई आया तो वह स्थिति ऐसी ही बनी रही जन सामान्य के या मध्यम वर्ग का या जो दूसरे तबके के कुलीन थे, नीचे तबके के कुलीन थे, कहीं न कहीं उनमें असंतोष पनप रहा था। ऐसी स्थिति में जब 16वां लुई गद्दी पर बैठा तो वही स्थिति थी। अब दिक्कत क्या थी कि राजा निरंकुश और स्वेच्छाचारी तो था ही, राजा दुर्बल भी था। 15वें लुई के समय में जो विरोध का स्वर सुनाई पड़ने लगा, 16वें लुई के समय में वह स्थितियां और भी भयावह हो गई, और जो असंतुष्ट वर्ग था, जो कि 3/4 फ्रांस के लोग थे, वो असंतुष्ट हो गए। स्वाभाविक है कि इस दुर्बल राजा के चलते इस तरह की जो सीमित विरोध थी वह उसका आधार व्यापक हो गया और क्रांति हो गई। इसके संदर्भ में हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि राजा एक पार्लमा नाम की संस्था थी। ये सत्र न्यायालय थी। ये जुडिशरी विंग था पार्लियामा, सत्र न्यायालय थी। राजा क्या करता था कि अपने प्रभाव से किसी प्रकार का कानून पास करा लेता था। दूसरा एस्टेट्स जनरल थी, जो कि जनतांत्रिक अधिकारों की या जनमानस की रक्षा करती थी। एस्टेट्स जनरल ये एस्टेट्स जनरल 1614 एडी के बाद क्रांति होती है 1789 में। 1614 ईस्वी के बाद एस्टेट्स जनरल की कोई बैठक नहीं बुलाई गई थी, ताकि ऐसा करे कि जनमानस का शासन में क्या प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उसके लिए कौन सी सेवा उचित है, प्रशासनिक सुविधा उसे क्या मिलनी चाहिए, इसका कोई बैठक 1614 से यानी 150 वर्षों से ऊपर से नहीं किया गया था। राजा यह मानता था कि मुझे दैवीय अधिकार प्राप्त है, किसी का नियंत्रण हम पर नहीं है, ना स्टेट्स जनरल का नियंत्रण है, ना पार्लियामा का नियंत्रण है, ना किसी इंस्टीट्यूशनल बॉडी का जो शासन सत्ता को निर्णायक मोड़ पर ला सके या नीति निर्धारक कर सके, किसी का नहीं। हमको दैवीय अधिकार प्राप्त है और ईश्वर के सिवा हमको नियंत्रण करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो असंतोष था वह और ज्यादा होता गया, और जब यह स्थितियां ऐसी बनी कि जनता बार बार इसको देख रही थी कि यह राजा भी दुर्बल है, राजा के जो दरबारी हैं सभी उसी में लगे रहते हैं, सभी उसी की सेवा की होड़ में लगे रहते हैं। इस तरह से हेजन लिखता भी है, इतिहासकार हेजन लिखता है
कि लुई 16वीं की चंचलता और अस्थिरता ने क्रांति को और भी निकट ला दिया। मध्यम वर्ग का, असंतुष्ट वर्ग का, असंतुष्ट कुलीनों का, ये सब मिलकर यह क्रांति 1789 में हुई। वस्तुतः एक और वाक्य आप याद रखेंगे कि 1789 में क्रांति क्यों हुई, इसका कारण अगर एक शब्द में कहें, जहां तक हमारी समझ है, तो सामंतों की उपयोगिता समाप्त हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? अगर क्रांति का कारण क्या था? सामंतों की उपयोगिता समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि रिशलू ने सामंतों के अधिकार में सारी कटौतियां कर दी थी। यद्यपि उनके आर्थिक और सामाजिक आधार बने हुए थे, लेकिन वो राजा के दरबारी मात्र रह गए थे उनकी। और उसमें भी जो कुलीन में भी जो दो वर्ग थे, वो या पादरी में भी जो दो वर्ग थे, उनमें से एक निचले तबके के वर्ग का ज्यादा असंतुष्ट थे, मध्यम वर्ग ज्यादा असंतुष्ट था। जनमानस के सब वर्ग, जो मजदूर वर्ग था, वह तो पीड़ित था ही। और यह 14वें लुई से 16वें लुई तक के यह राजनीतिक निरंकुशता के कारण और उसकी दुर्बलता के कारण क्रांति हुई। क्रांति के मूल कारण में एक कारण ये है। दूसरा कारण है अपव्यय एवं विलासिता। ये सब राजनीतिक कारण है। ये सभी मूल कारण है राजनीतिक कारण। आपको स्पष्ट कर रहे हैं कि मूल कारण में पहला कारण जो है वो राजनीतिक कारण है। और राजनीतिक कारण में राजनीतिक निरंकुशता पहला भाग है। दूसरा अपव्यय एवं विलासिता। अपव्यय एवं विलासिता। अब आप यह समझिए कि आय क्या है, आमदनी क्या है, यह राजा को मालूम नहीं है। राजा पेरिस से 12 मील दूर वर्साय के शीश महल में 2400 सेवकों के साथ, 2400 सेवकों के साथ वर्साय के शीश महल में अपनी महारानी के साथ रंगरेलियां मनाता है, षड्यंत्र करता है। आय के लिए उन कुलीनों पर जो हैं उन पर दबाव डालता है, पैसा आता है और पैसा पानी की तरह बहता है। तो आप इस तरह का आप व्यय कर रहे हैं। जनता की क्या स्थिति है यह आपको मालूम नहीं है। जब जनता शीश महल के आगे प्रदर्शन करती है कि राजा मुझे रोटी दो या रानी मुझे रोटी दो, तो शीश महल से बाहर निकलकर पूछती है रानी की क्या ये लोग कह रहे हैं। तो उसके दरबारी कहते हैं कि रोटी मांग रही है। व्हाट डू यू मीन बाय रोटी? अरे रोटी नहीं है, केक दे दो। उसको ये नहीं पता है कि क्या रोटी क्या होता है। तो जिस राजा को अपने प्रजा के उस भूख के बारे में, जो किसी व्यक्ति की अंतिम स्थिति होती है, नहीं पता हो, तो वहां पर उबाल कैसा होगा, उत्तेजना और विरोध कैसा होगा, ये आप समझ सकते हैं। और ये विलासिता और अपव्यय के आकंठ में डूबा हुआ वर्साय का शीश महल अपने 2400 सेवकों के साथ वहां रंगेलियां मनाता हुआ राजा अपना समय काट रहा था। और ऐसा दुर्बल राजा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि प्रशासनिक, ये सभी राजनीतिक कारण में ही समाहित है। मूल कारण प्रशासनिक अव्यवस्था एवं अनेक काम। अब प्रशासनिक व्यवस्था भी सरमराई सी थी। अब प्रशासन के सारे पद नीलाम किए जाते थे राजा के द्वारा, और सभी दरबारी जो उसको पैसा लाते थे, जो उसके को खुश करने में लगे रहते थे, वो ऊंचे सामंत जो थे, कुलीन जो थे, उस पद को खरीदते थे। और खरीदने के बाद राजा की सेवा के होड़ में ज्यादा रहते थे, न कि उनको जनता के सुख सुविधा या प्रशासकीय नीति निर्माण और नीतियों के पालन के लिए वो उत्तरदायी अपने आप को समझते थे। दूसरा, उसी में
ये फ्रांस में सभी प्रांतों के लिए अलग अलग कानून होते थे। कानून वही होता था जो राजा कानून पास करवाता था, चाहे वह पार्लियामेंट से पास करवाए या अपने मन से। मतलब राजा राज्य के अंदर राज्य था, स्टेट विद इन स्टेट था। आई एम गॉड एंड माई वर्ड्स आर लॉ। मैं ही राज हूँ, आई एम स्टेट। लोई कहता था कि आई एम स्टेट, माई वर्ड्स आर लॉ। मुझे डिवाइन राइट ऑफ थ्योरी जो है वो दैवीय अधिकार प्राप्त है। तो ऐसी स्थिति में जो भी मन होता था, जिस तरह का कानून बनता था, और विडंबना यही थी कि अलग अलग फ्रांस में कानून बनाए जाते थे। और इसलिए ऐसा कहता भी है इतिहासकार कि फ्रांस में कानून का अलग अलग बनना, इसका कोई स्वरूप निर्धारित नहीं होना। कहा जाता है कि अराजकता, कानून की अराजकता का राज फ्रांस में कायम था। ये आप समझ गए। चौथा कारण आपको मैं बतलाता हूं, राजनीतिक कारण, प्रांतों का विशेषाधिकार। प्रांतों का विशेषाधिकार। अब फ्रांस में प्रांतों को विशेषाधिकार दिया गया था। इस संदर्भ में आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि फ्रांस में दो प्रकार के प्रांत थे। एक प्रांत थे गवर्नमेंट और जनरलिटी। गवर्नमेंट और जनरलिटी। गवर्नमेंट के प्रांतों की संख्या 40 थी और जनरलिटी के प्रांतों की संख्या 36 थी। 40 इनकी संख्या थी गवर्नमेंट के प्रांतों के, और जनरलिटी के प्रांतों की संख्या। दो तरह के प्रांत बटे हुए थे। और ये जो 40 प्रांत थे, इनका जो शासक होता था, ये प्रशासन में इसकी कोई भागीदारी नहीं होती थी। इसके शासक की प्रशासन में कोई भागीदारी नहीं होती थी, बल्कि ये पद खरीदे जाते थे। ये उनका शासन में भागीदारी का मतलब है कि ये प्रशासकीय प्रांत नहीं थे। ये प्रशासकीय प्रांत नहीं थे। यहाँ उच्च कुल के सामंत रहते थे और उस पद पर रहते थे 40 प्रांत में। और ये सभी राजा की होड़ में, राजा के सेवा की होड़ में लगे रहते थे। जो जनरलिटी 36 की संख्या में प्रांत थी, शासन का प्रबंध इन्हीं के पास था। और ये शासन के प्रबंध में कुछ सिर्फ निरंकुश होकर प्रजा से मनमानी किया करते थे। चाहे कर वसूलते थे, प्रजा को पीड़ा देते थे, ये सारा चीज ये किया करते थे। तो गवर्नमेंट और जनरलिटी गवर्नमेंट और जनरलिटी, ये दो प्रांत होते थे। तो हेजन ने लिखा भी है कि राजा हेजन लिखता है कि ये जो प्रशासकीय प्रांत थे जनरलिटी के द्वारा शासित होते थे, ये 5 समितियों के द्वारा शासित होते थे, जो कि राजा की। और जनरलिटी के जो प्रांत थे, ये आपको बता दें, ये इनके शासक को इंटेंडेंट कहा जाता था। इनके शासक को क्या कहा जाता था? इंटेंडेंट। इंटेंडेंट इंटेंडेंट कहा जाता था। इसके शासक को इसको कोई मतलब नहीं था शासन से। ये प्रजा से कर वसूलते थे, उसको पीड़ा देते थे, उससे बेगारी कराते थे और राजा की सेवा के होड़ में लगे रहते थे। इसलिए हेगन कहता है कि ये सभी के 5 समितियों द्वारा राजा शासन करता है। राजस्थान फ्रांस का राजा
लेकिन ये 5 समितियां जो थी शासन की, वो लोई के 5 उंगली थी, और ये जो जनरेटरी के शासक इंटेंडेंट थे, ये राजा के हाथ की कठपुतली थी। अब ऐसी स्थिति में क्रांति का होना लाजमी है, और स्वतंत्रताओं का इतिश्री। पांचवा और अंतिम पॉइंट है स्वतंत्रताओं का इतिश्री। इसमें आप ये समझिए कि पहला जो बिंदु आता है वो प्रकाशन, लेखन, प्रेस मतलब संवाद की स्वतंत्रता हर ली गई। इसकी कोई स्वतंत्रता नहीं रहने देगी, इसकी स्वतंत्रता हर दी गई। अब ऐसा लगता था कि संपूर्ण फ्रांस में शांति छाई हुई है। राजा समझता था जब कोई प्रकाशन नहीं था, लेखन नहीं था, कोई संवाद नहीं पब्लिश होता था, तो ऐसी स्थिति में राजा समझता था कि एकदम शांतिपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं। और स्थिति उसके विपरीत थी। दूसरा था कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता का भी आरंभ किया गया था। तो धार्मिक स्वतंत्रता क्या था कि चूंकि कैथोलिक राज दरबारी थे, इसके कैथोलिक धर्म के मानने वाले प्रोटेस्टेंटों को पीड़ा दी जाती थी। तो ऐसी स्थिति में जो प्रोटेस्टेंट समुदाय के लोग थे उसमें भी असंतोष था, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी हर लिया गया था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी हर लिया गया, और बिना किसी पर मुकदमा चलाए उसको गिरफ्तार किया जा सकता था, उसको सजा दी जा सकती थी। सबका सब ये स्थिति थी। इसको कंक्लूड करते हैं कि इस प्रकार राजनीतिक स्वतंत्रता से वंचित फ्रांस की अशिक्षित, शिक्षित सभी प्रकार की जनता जनतंत्र के आदेश से प्रेरित होकर मध्यम वर्ग का नेतृत्व पाकर क्रांति कर दी। तो राजनीतिक कारण का मूल कारण, जो पहला कारण है राजनीतिक कारण, इसके बारे में बच्चों आज हमने बताया है। नेक्स्ट क्लास में सोशल सामाजिक कारण के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।